हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो वुमन में 1 से लेकर 28 दिन या फिर 30 दिन तक होती है। उसमें क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है एफएसएच और एलएच हार्मोन। जो एफएसएच होता है वो क्या करता है, जो ये ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट, उसमें फॉलिक्यूलर सेल्स की ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को ये प्रेरित करता है। और उस डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पर ये सारी स्टेज बनती है, जिनमें है प्राइमरी oocyte, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तब क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है और उसी को हम ओवम कह देते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, और जो बची हुई संरचना है, बची हुई जो बाहर की फॉलिक्यूलर सेल्स है, वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये है कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्या होता है, ये है अंडाशय में होने वाले परिवर्तन। अब देखिए, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स यहाँ पर बनी, ये जो सेल्स हमने यहाँ पर बनाई, वो क्या करती है, वो भी हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन। और इधर जो ये कार्पस ल्यूटियम बना, ये भी हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का ये सिक्रेशन करता है। अब हमें क्या देखना है, गर्भाशय में, यूट्रस में इससे क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो यूट्रस में जो परिवर्तन होंगे वो किसके प्रभाव में होंगे, ये जो हार्मोन फॉलिक्यूलर सेल से निकल रहे हैं और इधर कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हॉर्मोन्स। देखिए क्या होगा, ये एस्ट्रोजन जो है वो फर्स्ट से लेकर 5 डे, 1 से लेकर 5 दिन तक कम स्त्रावित होता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर जो यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की वॉल कौन सी, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की भी कौन सी, स्ट्रेटम फंक्शनली परत, तो वो नष्ट होने लग जाती है। और वो नष्ट होती है इसीलिए ये जो दीवार है वो रक्त स्त्राव के रूप में वेजाइना से बाहर की ओर स्त्रावित होती है, बाहर की ओर निकलती है। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है 6 से लेके 14 डेज तक स्त्रावित होता रहता है। और इसके प्रभाव में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम जो नष्ट हो गई थी वो दोबारा डेवलप होने लग जाती है, दोबारा सुविकसित होने लग जाती है। किसके प्रभाव में, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में। अब 14 डे तक ग्राफियन जो ये फॉलिकल सेल है उनसे हार्मोन निकलता है। फिर क्या होता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, और अंडोत्सर्ग होने के बाद कौन सी संरचना बनती है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से भी कौन से हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये दोनों हार्मोन भी क्या करते हैं, ये जो यूट्राइन की वॉल है उसके डेवलपमेंट का काम करते हैं। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली इसके लिए ही काम करता है कि जो ये यूट्रस की वॉल है वो किसके लिए प्रिपेयर हो सके, वो प्रिपेयर हो सके इम्प्लांटेशन के लिए। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और भ्रूण का आरोपण होता है तो वो कहाँ पर होगा, यूट्रस की वॉल में। इसीलिए क्या करता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसकी वॉल को विकसित करता है, प्रिपेयर करता है किसके लिए, ताकि इसमें जो है इम्प्लांटेशन हो सके। अब देखिए हमने यहाँ तक देख लिया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक हमने देख लिया प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन हुआ और ये यूट्रस की वॉल यहाँ पर डेवलप हुई। अब हमें क्या देखना है, 28 दिन के बाद क्या होगा। 28 दिन के बाद 2 केस यहाँ पर बनेंगे। जब 28 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की। आगे पीछे ये हो सकती है, 30-31 दिन ये चल सकती है। तो 28 दिन जब पूरे हो जाएंगे तब यहाँ पर 2 परिस्थितियां आएंगी। 2 परिस्थितियां कैसे आएगी, देखिए आप, जो इधर देखिए, इधर क्या हुआ, ये ओव्यूलेशन हुआ, 14 डे पर ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन मींस ओवम बनकर यहाँ पर रेडी हो गया है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए ओवम यहाँ पर रेडी हो गया है। अब 14 to 28 डेज ये ओवम यहाँ पर रहेगा। 14 to 28 डेज अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है,
14 से 28 दिन तक अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, मींस क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो किसके कांटेक्ट में आ जाए, स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाए। स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाएगा तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो कौन सा बनेगा, फर्स्ट केस। देखिए हमने क्या देखा था, वुमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके का ये होता है, और यहाँ होती है ओवरीज, यहाँ भी होती है ओवरीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये है ग्रीवा और ये है वेजाइना, ये एक प्रतीकात्मक डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओवम में, ओवरीज में हुआ ओवम का प्रोडक्शन, ओवम यहाँ से सिक्रेट हुआ और ओवम यहाँ से बनकर कहाँ पर गया, फैलोपियन नलिका में। वो जो सेकेंडरी ओसाइट हमने आगे वाली स्लाइड में देखा था, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो बना और वो बन के यहाँ से कहाँ पर गया, इस फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, 14 to 28 डेज इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, मींस इसका स्पर्म से कांटेक्ट हो सकता है। मान लीजिए इसका स्पर्म से कांटेक्ट हो जाता है, स्पर्म आते हैं और इसका स्पर्म से कांटेक्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट। ओवम और स्पर्म के मिलने से जो संरचना बनेगी यहाँ पर वो कौन सी बनेगी, जायगोट। अब ये जो जायगोट है वो यहाँ पर बन गया, मान लीजिए ये जायगोट यहाँ पर बन गया। अब इसके बनने के बाद ये क्या होगा, ये आगे की ओर आएगा और ये जो यूट्रस है, जिसे आम भाषा में बच्चादानी कहा जाता है, वहां पर आकर ये डेवलप होगा। क्या होगा, वहां पर आकर डेवलप होगा। अब यूट्रस की भी वॉल हमने देखी थी, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, और इन वॉल्स में भी क्या पाई जाती थी, ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल हमने यहाँ पर बना दी, ठीक है। अब ये जो जायगोट यहाँ पर बना है, ये जो जायगोट यहाँ पर बना है, ये कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, यूट्रस में आएगा और इसकी जो वॉल है उससे अटैच हो जाएगा। क्या करेगा, ये जायगोट फैलोपियन नलिका से आएगा और यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा, और इसे क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है आरोपण। और इसमें लगभग कितना समय लगता है, लगभग इसमें 7 डेज का टाइम लगता है। आरोपण में कितने डेज का टाइम लगता है, 7 डेज का, ठीक है। यहां से सेकेंडरी ओसाइट तो बना, लेकिन एक और संरचना बनी थी, कौन सी, कार्पस ल्यूटियम। तो वो कार्पस ल्यूटियम हम यहाँ पर बना देते हैं, ये हमने क्या बनाई, कार्पस ल्यूटियम। अब क्या होगा, ये जो भ्रूण यहाँ पर विकसित हो रहा है वो जो गर्भाशय की दीवार से सटा हुआ है वो कुछ सिग्नल भेजेगा, यहाँ से कुछ सिग्नल जाएंगे, किसको जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम को। यहाँ से सिग्नल जाएंगे इस कॉर्पस ल्यूटियम को, क्यों जाएंगे वो भी अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से सिग्नल जाएंगे कार्पस ल्यूटियम को, तो ये कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। कार्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन बनाता है, एक तो बनाता है ये एस्ट्रोजन और एक बनाता है प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इनका क्या कार्य है, इनका कार्य क्या है, ये जो गर्भाशय की दीवार है उसको, गर्भाशय की जो भित्ति है उसको किसके लिए प्रिपेयर करना, इस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना, ताकि जो भ्रूण है वो यहाँ पर सुविकसित हो सके। तो ये क्या करेगा, मेनली प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इस गर्भाशय की दीवार को बनाए रखेगा, क्योंकि 28 दिन के बाद क्या होना है, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होनी है। दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट हो गई, देखिए 28 दिन के बाद दोबारा डे फर्स्ट आएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो गर्भाशय की दीवार है वो यहाँ से
नष्ट होने लगेगी, एंडोमेट्रियम यहाँ से नष्ट होने लगेगी। अब ये यहाँ से नष्ट ना हो 28 दिन के बाद, इसीलिए जो कार्पस ल्यूटियम बनता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा, और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये इस भित्ति को बनाए रखेगा, इसको विकसित फॉर्म में रखेगा। किस लिए? ताकि यहाँ पर इस भ्रूण का जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो ये तो है हमारा केस फर्स्ट, जिसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। केस फर्स्ट कौन सी स्थिति है? जिसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब केस सेकंड आप देखिए, केस सेकंड क्या होगा? हमने क्या पढ़ा? सेकेंडरी ओसाइट बनता है कौन से दिन? 14 डे, 14th डे सेकेंडरी ओसाइट बनता है। और मान लीजिए यहाँ पर इसका स्पर्म से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, ये फेलोपियन नलिका में जो यहाँ पर स्पर्म से कांटेक्ट यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर नहीं होगा। मींस क्या नहीं होगा? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है निषेचन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? कौन से परिवर्तन यहाँ पर हमें दिखेंगे? तो ये जो कार्पस ल्यूटियम बनता है सेकेंडरी ओसाइट के साथ, सेकेंडरी ओसाइट के साथ कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? कार्पस ल्यूटियम। इसको मैं C और L से ही लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। तो कार्पस ल्यूटियम जो बनता है वो 28 दिन तक तो बना रहता है, 14 to 28 डेज तो ये बना रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये परिवर्तित हो जाएगा दूसरी संरचना में। कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर नष्ट हो जाएगा और ये बनाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस नाम की एक संरचना। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर अब फंक्शन नहीं करेगा। अब कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा? देखिए, कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा था। अब कार्पस ल्यूटियम ही यहाँ पर नहीं है तो इन दोनों हार्मोन का, जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, इनका सिक्रेशन नहीं होगा। और इनका सिक्रेशन अगर नहीं होगा तो आगे क्या होगा? इनका सिक्रेशन नहीं होगा तो आएगी ये वाली कंडीशन। यहाँ पर क्या है? एस्ट्रोजन कम है, प्रोजेस्टेरोन भी कम है। इस गर्भाशय भित्ति को डेवलप करने के लिए यहाँ पर कोई भी हार्मोन नहीं है, तो ये यहाँ से क्या होने लग जाएगी? ये यहाँ से नष्ट होने लग जाएगी और नष्ट होकर ये वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी। किसके फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में। तो ये हमने देखा 28 दिन के बाद यहाँ पर कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अब हम क्या देख लेते हैं? हम क्या पढ़ रहे थे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आ जाता है तो हम लिखेंगे क्या? तो देखिए, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन की होती है? 1 to 28 या 30 डेज की। ठीक है, और इस दौरान क्या क्या हो रहा है? हमने डायग्राम में देखा, स्लाइड में देखा कि क्या क्या हो रहा है। इस दौरान दो मुख्य परिवर्तन हो रहे हैं। किसमें? एक तो अंडाशय में परिवर्तन, अंडाशय में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। और एक क्या करते हैं? एक गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन, यूट्रस में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि देखिए, आप डायग्राम से ही देख लीजिए। देखिए कि पीयूष ग्रंथि से एफएसएच और एलएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में जो ये प्राइमरी ओसाइट है उसके ऊपर फॉलिक्यूलर सेल्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है और इसी प्रकार आगे चलकर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है और इसी के साथ एक संरचना बनती है कार्पस ल्यूटियम। ये जो परिवर्तन है ओव्यूलेशन इसको कहा जाता है और ये 14th डे होता है और एलएच हार्मोन के प्रभाव में ये होता है। और इसके अलावा सेकेंड लाइन कि ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स यहाँ पर डेवलप हुई उनसे एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है
और कार्पस ल्यूटियम जो यहाँ पर विकसित हुआ उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो 1 से लेकर 5 दिन तक कम मात्रा में स्रावित होता है, इसीलिए 1 से 5 दिन तक गर्भाशय की दीवार की एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनली परत नष्ट होने लग जाती है और वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है। ये जो स्थिति है 1 से 5 दिन की, इसको आप रक्तस्राव कह सकते हैं। और उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में जो यूट्रस है उसकी वॉल का डेवलपमेंट होने लग जाता है, वो जो है गर्भ धारण के लिए तैयार होने लग जाती है। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ये दोनों भी क्या करते हैं, गर्भाशय की दीवार को डेवलप करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर लिखनी है। आप ये अंडाशय में होने वाले परिवर्तन अलग लिख सकते हैं, गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन अलग लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट 1 to 5 डेज क्या होता है, देन 5 to 14 डेज क्या होता है, देन 14 to 28 डेज क्या होता है, देन 28 डेज के बाद भी क्या क्या यहाँ पर परिस्थितियां बन सकती है, उन सबको आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब स्टार्ट होगी, हमने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था है वो आती है 10 से 11 वर्ष की उम्र से 18 से 19 वर्ष की उम्र तक। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होगी फर्स्ट टाइम फीमेल में कौन सी एज में, 10 या 11 वर्ष की आयु में। मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 या 11 वर्ष की उम्र की आयु में, 10 या 11 वर्ष की आयु में जब प्रथम बार स्टार्ट होता है तो उसको एक नाम यहाँ पर दिया जाता है, वो है रजोदर्शन। और रजोदर्शन को ही इंग्लिश में कहा जाता है मीनार्की। मीनार्की नाम आप ज्यादा याद रखें क्योंकि यही टर्म यूज्ड टू है एग्जाम में, ये टर्म आ सकती है। रजोदर्शन नहीं आएगा तो भी मीनार्की आ जाएगी। तो रजोदर्शन या मीनार्की इसको कहा जाता है। और जो लास्ट रजोधर्म होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में होती है वो कौन सी एज में होती है, वो होती है 45 to 50 वर्ष की आयु में। जो अंतिम रक्तस्राव होता है, अंतिम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रजोनिवृत्ति और इसी को कहा जाता है मीनोपॉज। क्या कहा जाता है, मीनोपॉज। ये दोनों टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि हिंदी टर्म के। ठीक है, हमने यहाँ तक ये देख लिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हमने क्या देखा था कि फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ और जो भ्रूण है जाइगोट बनने के बाद वो भ्रूण बनेगा तो वो कहां पर गया, गर्भाशय की भित्तियों से वो अटैच हो गया। अब गर्भाशय की भित्तियों से जिसके थ्रू वो अटैच होगा, जो उसका कनेक्शन होगा, गर्भाशय की भित्ति से अटैच तो हो गया लेकिन जिस कनेक्शन के थ्रू अटैच होगा वो क्या है, वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, जो यूट्रस है, गर्भाशय है और भ्रूण है उनके बीच का भौतिक, जैविक, रासायनिक और क्रियात्मक संबंध जो है वो कौन है, प्लेसेंटा। क्या है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिलेशन। क्योंकि इस प्लेसेंटा के थ्रू ही यहाँ पर क्या क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा है इसी के थ्रू जो भ्रूण वहां पर विकसित हो रहा होता है वो क्या करता है, श्वसन, उत्सर्जन और इसके अलावा प्लेसेंटा के थ्रू वहां पर एंटीबॉडीज का भी निर्माण होता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडीज। तो प्लेसेंटा क्या क्या कार्य करेगा, श्वसन, उत्सर्जन, एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन का और पोषण, मेन फंक्शन पोषण। ये भ्रूण को क्या प्रदान करने का कार्य करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करता है। अब ये जो प्लेसेंटा है इससे भी हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से हार्मोन, देखिए आप, दो हार्मोन मैंने लिख रखे हैं,
प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन दोनों का फंक्शन आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो गर्भाशय की दीवार है उसको डेवलप करता है ताकि वो गर्भ धारण के लिए रेडी हो सके। तो प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन हमको समझ में आता है। अगर वहां पर भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट है, तो प्लेसेंटा किसका सिक्रेशन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन का। और प्रोजेस्टेरोन उस भ्रूण को बनाए रखने में, गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्लेसेंटा किसमें योगदान देता, सॉरी, प्रोजेस्टेरोन किसमें योगदान देता है, गर्भावस्था को बनाए रखने में। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन एस्ट्रोजन भी क्या कार्य करेगा, गर्भाशय की जो भित्ति है उसको डेवलप करने का ये कार्य करता है। अब नेक्स्ट हार्मोन जो कि प्लेसेंटा से स्रावित होता है वो है HCGH। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है जब गर्भ धारण हो जाता है फीमेल में किसी में भी, तो ये हार्मोन जो है उसके यूरिन में प्रेजेंट होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके यूरिन में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होगा, HCG हार्मोन। HCG हार्मोन प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन में प्रेजेंट होगा। और इसीलिए जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो किसको यूज लिया जाता है, यूरिन को। तो ये है HCGH। इसके बाद एक और कौन सा हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा से स्रावित होता है, रिलैक्सिन। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये क्या फंक्शन करता है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है देखिए, ये क्या करता है, जब प्रसव हो रहा होता है, प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान क्या करता है, जो पेल्विक गर्डल है, श्रोणी मेखला जो है, क्या है, प्रसव के दौरान श्रोणी मेखला किसे कहेंगे हम, देखिए हम ह्यूमन बॉडी बनाते हैं कुछ इस तरीके की, और यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट होती है, इस जगह जो बोन्स प्रेजेंट होती है उनको क्या कहा जाता है, श्रोणी मेखला। तो श्रोणी मेखला कहा जाता है इंग्लिश में पेल्विक गर्डल को। तो श्रोणी मेखला की संधि, इनके जो जॉइंट है, संधि में भी कौन सी संधि, प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि। ये नाम आपको याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार सुन लीजिए कि श्रोणी मेखला की संधि कौन सी संधि, प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि। प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि को ये क्या कर देता है, शिथिल कर देता है, ढीला कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रसव है वो इजीली संपन्न हो पाएगा। ये जो श्रोणी मेखला है उसकी प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि को ये शिथिल कर देता है, जिससे प्रसव इजीली संपन्न हो पाएगा। और इसके अलावा और क्या काम करता है ये, इसके अलावा यहाँ पर इसका एक और फंक्शन है, हमने क्या पढ़ा था, ये है यूट्रस, और यूट्रस के जस्ट नीचे निचला और संकरा भाग क्या था, ग्रीवा, और ग्रीवा के जस्ट नीचे था वेजाइना। तो ये क्या करता है, प्रसव के दौरान ये जो ग्रीवा वाला पार्ट है, सर्विक्स वाला पार्ट है, इसको क्या करेगा, इसको ये ढीला कर देता है, मीन्स इसको चौड़ा कर देगा और इसको फैला देगा, इसको ये शिथिल कर देगा, इसको चौड़ा कर देगा या फिर इसको फैला देगा, ताकि यहाँ से जो बेबी डेवलप हो चुका है वो इजीली आउट हो सके इस जगह से, क्योंकि ये फैल जाएगा
तो जो प्रसव है वो वहां पर इजीली संपन्न हो पाएगा। तो क्या करता है, एक तो ये फर्स्ट फंक्शन तो क्या है इसका, प्रसव के दौरान श्रोणि मेखला की प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि को ये शिथिल करेगा। सेकंड क्या करेगा, प्रसव के दौरान जो ग्रीवा है, सर्विक्स है, उसको फैला देगा और उसको चौड़ा कर देगा। क्या करेगा, उसको फैला देगा या फिर उसको चौड़ा कर देगा, जिससे प्रसव सरल हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो ये हमने देखे रिलैक्सिन हार्मोन के फंक्शन। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, देखिए हमारे जो सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, गर्भ निरोधक जो उपाय होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो जो गर्भ निरोधक उपाय है वो क्या होते हैं, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। और बर्थ कंट्रोल कैसे होगा, जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। अब ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कैसे करेंगे, देखिए अगर स्पर्म जो है वो एग से कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, स्पर्म एग से फेलोपियन नलिका में कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वहां पर नहीं होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी और क्या हो जाएगा, बर्थ कंट्रोल यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में मेनली क्या करना है, स्पर्म और एग के कांटेक्ट को रोकना है। स्पर्म और एग कांटेक्ट नहीं कर पाए, और कांटेक्ट नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी और बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो है टेम्परेरी और एक है परमानेंट। टेम्परेरी मीन्स अस्थायी और परमानेंट मीन्स स्थायी। तो जो ये टेम्परेरी मेथड है वो कौन कौन से होते हैं, टेम्परेरी मीन्स एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही ये रहेंगे और परमानेंट मीन्स लाइफ टाइम ये रहेंगे। टेम्परेरी में क्या है, इसमें 4 मेथड है। कौन कौन से, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल और आईयूसी। नेचुरल, बैरियर, हार्मोनल और आईयूसी। अब ये जो नेचुरल मेथड है इसको हम देखते हैं क्या होता है ये नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है, देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ओवेरियन साइकिल, हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवरीज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो उस दौरान हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन कौन से डे पर होता है, 14th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होता है ओव्यूलेशन, ठीक है। और जब ओव्यूलेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो जब ओव्यूलेशन होता है तभी फर्टिलाइजेशन के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब ये ओव्यूलेशन 14th डे पर ही होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स में क्या होता है, ये साइकिल थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे कि 28 दिन की तो आइडियली होती है, लेकिन 28 दिन के लाइक 31 डेज की हो जाए या फिर उससे कम की हो जाए, तो उस परिस्थिति में हम क्या मान लेते हैं कि ये जो ओव्यूलेशन है वो कौन से दिन हो सकता है, ओव्यूलेशन हो सकता है, इससे थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, 10 से 17 दिन तक। क्या मान लिया हमने, 14th डे से थोड़ा आगे और पीछे हमने देख लिया, 2-3 दिन आगे और 2-3 दिन पीछे, इन डेज में क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन हो सकता है। 14th to 17 डेज, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो पीरियड है ये कौन सा पीरियड है, ये है फर्टाइल पीरियड। और इस दौरान अगर सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो, इस दौरान अगर सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो मींस स्पर्म और एग का कांटेक्ट ही ना हो, इस दौरान स्पर्म और एग का कांटेक्ट ही ना हो,
प्रकार से अगर स्पर्म या एग का कांटेक्ट ही इस समय नहीं हो, कब 10 to 17 डेज, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, इसके कारण भी जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पर रुक सकता है। यहाँ पर स्पर्म का कांटेक्ट नहीं होगा एक से, तो फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। और एक नेचुरल मेथड और क्या हो सकता है, एक नेचुरल मेथड ये हो सकता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर जो सीमन है, उस सीमन को फीमेल की बॉडी में जाने से पहले ही उस सीमन को बाहर छोड़ दिया जाए। तो दूसरा क्या हो सकता है, जो सीमन है उसको फीमेल बॉडी पर्टिकुलरली वेजाइना में जाने से पहले ही बाहर छोड़ दिया जाए। तो ये जो मेथड है, ये कौन से मेथड है, ये है हमारे नेचुरल मेथड्स। अब इन नेचुरल मेथड्स का फायदा क्या है, देखिए इनमें ना तो कोई मेडिकेशन हम यूज ले रहे हैं, ना कोई बाहर कोई डिवाइस हम यूज ले रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, इन मेथड्स में स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड के बाद दूसरा मेथड कौन सा आता है, दूसरा मेथड है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड को हिंदी में कहा जाता है रोधक विधियां। बैरियर मेथड को क्या कहा जाता है, रोधक विधियां। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगेन हमको सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनमें क्या करना है, स्पर्म एक से कांटेक्ट ना कर पाए ऐसा कुछ उपाय करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बैरियर मेथड में बैरियर लगा दिया जाएगा, किसके मार्ग में, स्पर्म के मार्ग में। स्पर्म के मार्ग में बैरियर लगा दिया जाएगा, रोधक लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये जो स्पर्म है वो किससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, एग से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। और एग से कांटेक्ट अगर नहीं कर पाएगा तो अगेन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी यहाँ पर नहीं होगी। अब ये जो बैरियर मेथड हम पढ़ रहे हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हम कोई ना कोई डिवाइस यूज लेंगे, कोई ना कोई हम देखिए आप, फिजिकल बैरियर में हम किस किस पदार्थ को यूज लेंगे, मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स और सर्वाइकल कैप्स। ये जो 3 पदार्थ हैं इनको हम किस में यूज लेते हैं, फिजिकल बैरियर्स में। ये जो कॉन्डोम्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कौन से पदार्थ के बने हुए होते हैं, ये यहाँ पर बने हुए होते हैं लेटेक्स के। और ये जो 3rd नंबर का है सर्वाइकल कैप्स, ये कैसा होता है, ये रीयूजेबल होता है। तो ये जो मेथड है वो फिजिकल बैरियर के मेथड है, और इनसे भी क्या हो सकता है, स्पर्म और एग का कांटेक्ट यहाँ पर रुक सकता है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में क्या लेते हैं, स्पर्मेटिसिडल जेलीज एंड फॉर्म्स। स्पर्मेटिसिडल जेलीज एंड फॉर्म्स ये क्या करती है, ये जो जेलीज है या फॉर्म्स है वो क्या करती है, स्पर्मेटिसिडल मीन्स स्पर्म को नष्ट कर देगी। क्या कर देगी, स्पर्म को नष्ट कर देगी। कौन, स्पर्मिसिडल जेलीज एंड फॉर्म्स। तो ये है हमारे बैरियर मेथड, जिनमें क्या कर रहे हैं हम, जो स्पर्म है उसके मार्ग में कोई ना कोई बैरियर लगा रहे हैं, चाहे वो कॉन्डोम्स हो, चाहे वो सर्वाइकल कैप्स हो, चाहे वो स्पर्मिसिडल जेलीज एंड फॉर्म्स हो। तो ये है बैरियर मेथड। अब इसके अलावा कौन से मेथड है, हार्मोनल मेथड्स। हम पढ़ रहे थे टेम्परेरी मेथड्स, टेम्परेरी मेथड में अब कौन सा आया है, हार्मोनल मेथड। अब ये जो हार्मोनल मेथड है इसमें क्या आती है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या आती है, ऑरल
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मीन्स मुंह से खाने वाली कुछ दवाइयां। अब इन दवाइयों में कौन कौन सी दवाइयां हैं, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इनमें है माला डी और माला एन। कौन सी है, माला डी और माला एन। अब ये किस तरह से फंक्शन करती है, इसको देखने के लिए हमें कुछ अलग तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए आप, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या कर रही थी, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही थी एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन। एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन कर रही थी, तो क्या हो रहा था, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे और एलएच हार्मोन के प्रभाव में ओव्यूलेशन हो रहा था। क्या यहाँ पर फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे और एलएच हार्मोन के प्रभाव में क्या हुआ था, ओव्यूलेशन। ये दो जो घटनाएं हैं यहाँ पर संपादित हुई थी, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और ओव्यूलेशन। अब ये जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, इनसे भी एक हार्मोन निकल रहा था और वो कौन सा था, एस्ट्रोजन। और ओव्यूलेशन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम से कौन सा निकल रहा था, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर निकल रहे थे। अब ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर निकल रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो यूट्रस की वॉल को डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, यूट्रस वॉल डेवलपमेंट का काम करेंगे। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर ज्यादा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर ज्यादा होती है, तो ये क्या करते हैं, ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अगर ये ज्यादा मात्रा में होते हैं तो ये इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। कैसे नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, अगर ये दोनों हार्मोन ज्यादा है तो एफएसएच का सिक्रेशन नहीं होगा और एलएच का सिक्रेशन नहीं होगा। एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन अगर नहीं होता है तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ओव्यूलेशन यहाँ पर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। किसकी वजह से, अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अधिक मात्रा में है तो इसीलिए क्या होता है, जब गर्भ धारण होता है तो क्या निकलता है वहां पर प्लेसेंटा से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और इसी प्रकार कार्पस ल्यूटियम से भी कौन सा निकलता था, प्रोजेस्टेरोन। तो वो क्या करते हैं, अगर वो वहां पर ज्यादा है तो उस दौरान गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, गर्भावस्था के दौरान ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो ये आपने देखा, अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा है तो ये इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, एफएसएच नहीं बनेंगे। इनहिबिट करेंगे मींस ये दोनों नहीं बनेंगे, ये दोनों नहीं बनेंगे तो ये वाली क्रिया भी नहीं होगी, और ये वाली क्रिया नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि ओव्यूलेशन से क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, उसी को हम ओवम कह देते हैं, और उसका वो बनेगा ही नहीं तो कांटेक्ट किससे करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स माला डी और माला एन, इनमें क्या होता है, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन है वो अधिक मात्रा में होते हैं। और ये अगर यहाँ पर अधिक मात्रा में होंगे तो क्या होगा, ये अधिक मात्रा में होंगे तो इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच नहीं बनेगा, नहीं निकलेगा, और एफएसएच और एलएच नहीं निकलेगा तो फॉलिकल्स भी नहीं डेवलप होंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा, और सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन वहां पर नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस तरीके से काम करती है। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नेक्स्ट हमको देखना है और कौन से मेथड है, और है यहाँ पर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कौन से हैं, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। इनमें भी क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं,
हार्मोनल मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये वाले जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो लॉन्ग एक्टिव हार्मोन होते हैं, लॉन्ग एक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं। एक बार इनको अगर लगवा लिया तो 3 महीने 2 महीने तक हमें अगेन किसी कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 या 2 महीने में अगेन हमें इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव लगा लेंगे, फिर अगेन 3 या 2 महीने हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है इनमें भी क्या होता है, इनमें भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ये समझ जाइएगा आप, मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इनमें होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है DMPA। और ये कितने टाइम तक जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसका काम करेगा, ये 3 मंथ तक, 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक कौन वर्क करता है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मींस DMPA। नेक्स्ट कौन सा है हार्मोनल मेथड, नेक्स्ट है इम्प्लांट्स। अब इन इम्प्लांट्स में क्या होता है, ये जो इम्प्लांट्स है वो क्या है, वो है हार्मोनल रॉड्स। क्या है ये, हार्मोनल रॉड्स। ये जो हार्मोनल रॉड्स है इनको कहां पर स्थापित किया जाता है, इनको स्किन के अंदर इंसर्टेड किया जाता है, इंसर्टेड इन अंडर द स्किन, इंसर्टेड अंडर द स्किन। और जब इनको इंसर्ट कर दिया जाता है तो ये क्या करती है, अगेन ये अगेन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा तो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड FSH नहीं बनाएगी, LH नहीं बनाएगी और आगे की प्रोसेस भी नहीं होगी। तो ये किसका फंक्शन है, ये है इम्प्लांट्स का फंक्शन। और ये जो है ये कितने टाइम पीरियड तक वर्क करते हैं, 3 to 5 years ये वर्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी, 3 to 5 years। ठीक है, ये हमने देख लिया इम्प्लांट्स। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या देखना है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये क्या होती है, अगर बाई चांस क्या होता है, अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर किसी को नहीं चाहिए कि प्रेगनेंसी हो तो उस कंडीशन में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 आवर्स में क्या करेंगे, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली जाएगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है अनवांटेड 72, अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 किसका एग्जाम्पल है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, जो ली जाती है 72 आवर्स में। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। अब ये क्या होते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, जो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये जो डिवाइस होते हैं इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर टी। और ये क्या होते हैं, ये टी शेप के ही होते हैं। देखिए हम क्या बना रहे थे, गर्भाशय, कुछ इस तरीके का हम बना रहे थे। ये इसकी वॉल है, ये गर्भाशय की वॉल है, ये गर्भाशय की वॉल हमने बना दी। अब ये जो कॉपर टी है वो टी शेप में ही होता है। क्या करेगा, वो इस तरीके से इंसर्ट कर दिया जाएगा, किसमें, यूट्रस में, इस तरह से इंसर्ट कर दिया जाएगा। और फिर ये क्या करेगा, स्पर्म को एग से कांटेक्ट होने से रोकेगा। अब और किस तरीके से रोकेगा, ये
कॉपर टी, कॉपर टी हमने लिखा इसका एग्जाम्पल। कॉपर टी में क्या होता है, कॉपर मीन्स Cu+2 ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, Cu2+, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Cu2+ ये रिलीज करता है। और ये जो Cu2+ रिलीज करता है वो क्या काम करता है, वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। क्या काम करता है Cu2+, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का। और जब स्पर्म ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। तो ये हमने देखा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और उसी को क्या कहा जाता है, कॉपर टी। और इसके अलावा एक और है, और वो एग्जाम्पल का क्या नाम है, LNG20। ये क्या होता है, ये हार्मोनल होता है, जैसे हमने आगे पढ़े थे उनमें हार्मोन्स होते हैं, इसमें भी क्या होता है, हार्मोन। तो LNG20 होता है हार्मोनल। अब ये हार्मोनल होता है तो आपको पता ही होगा अब तो कि कौन से हार्मोन यहाँ पर होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमने देखा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। हमारे जो टेम्परेरी मेथड्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। टेम्परेरी मेथड्स के बाद हमें क्या देखने हैं, परमानेंट मेथड। अब परमानेंट मेथड्स में भी कौन कौन से होते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन और फीमेल स्टेरिलाइजेशन। अब ये क्या होते हैं, परमानेंट मीन्स लाइफ टाइम ये बने रहेंगे। कैसे बने रहेंगे, देखिए आप, मेल स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा, क्या होगा इसमें, मैंने आपको पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बताया था, और वो डायग्राम था कुछ इस तरीके का। इस डायग्राम में क्या है, ये जो नलीनुमा संरचना है इसको क्या कहा था, शुक्रवाहिनी या फिर वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। और इसमें क्या होगा, इस मेथड में जो मेल स्टेरिलाइजेशन वाला है, ये जो शुक्रवाहिनी है इसको यहाँ से काट दिया जाएगा, और काट कर इसको इस तरीके से बांध दिया जाएगा। शुक्रवाहिनी को यहाँ से काट दिया जाएगा और काट कर इसको बांध दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएगा, और फाइनली जो सीमन बनेगा उसमें ओनली क्या होगा, ये सेमाइनल फ्लूइड होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला फ्लूइड, ये सब तो होंगे लेकिन स्पर्म उसमें नहीं होंगे। तो मेल स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी को, मेल स्टेरिलाइजेशन में हमने क्या किया, शुक्रवाहिनी को काट देते हैं, और काट कर इसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। काट कर बांध देने से क्या होगा, स्पर्म जो है वो आगे नहीं जा पाएंगे, और जो सीमन होगा उसमें क्या होगा, ओनली सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला फ्लूइड, काउपर्स ग्रंथि से निकलने वाला श्लेष्मा। तो ये है मेल स्टेरिलाइजेशन। अब मेल स्टेरिलाइजेशन हमने देखा किसमें है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस इसको कहा जाता है, वॉस डिफरेंस इसको कहा जाता है। इसीलिए मेल स्टेरिलाइजेशन का एक और नाम क्या है, और यही नाम ज्यादा फेमस है, वेसेक्टोमी। वास से वेसेक्टोमी मींस काटना, वेसेक्टोमी इसका नाम से इसका नाम है किसका, मेल स्टेरिलाइजेशन का। फीमेल स्टेरिलाइजेशन में क्या करेंगे, सोचिए आप क्या करेंगे कि जो ओवम है वो आगे जा ही नहीं पाए, ओवम स्पर्म से कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। तो अगेन हम क्या देखते हैं, अगेन हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जब हम देखेंगे तब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट अंडवाहिनी, और ये कैसी है, ट्यूब जैसी है, एक नलिका के जैसी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसमें इसको यहाँ से काट दिया जाएगा और इसको बांध दिया जाएगा। किस तरीके से, मान लीजिए ये फेलोपियन ट्यूब है, वहीं पर बता देती हूँ मैं आपको। फेलोपियन ट्यूब को हम लेंगे,
देखिए यहां पर जैसे ये फेलोपियन ट्यूब को लिया, ये फेलोपियन ट्यूब को लिया, अब क्या करेंगे, ये जो फेलोपियन ट्यूब ली है उसको काट देंगे और काट कर क्या करेंगे, इस तरीके से बांध देंगे। और इस तरीके से अगर बांध दिया जाएगा तो क्या होगा, जो ओवम है वो स्पर्म के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएगा। क्या किया इसमें हमने, जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट है उसको काट देते हैं और उसको भी क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। और उसको बांध दिया तो क्या होगा, उसको बांध दिया तो जो ओवम है वो स्पर्म से कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है मेल स्टेरिलाइजेशन एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन। अब नेक्स्ट हमको एक और चीज हम देख लेते हैं, और वो चीज क्या है, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वाला टॉपिक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाला टॉपिक है, टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड, ये यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक चीज देख रहे हैं जो हमको पहले ही देख लेनी चाहिए थी वैसे तो, कि इन प्रेगनेंसी क्या होता है। इन प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा वहां पर बनते हैं। हमने देखा कि कॉर्पस ल्यूटियम पूरी प्रेगनेंसी बना रहेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा और प्लेसेंटा वहां पर डेवलप हो जाएगा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। प्लेसेंटा भी क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और हमने क्या देखा था, अगर इन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा है तो क्या नहीं होगा, पीयूष मतलब पीयूष ग्रंथि पर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, एफएसएच और एलएच सिक्रेट नहीं होंगे, जो ओव्यूलेशन है वो नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम नहीं बनेगा, और ओवम नहीं बनेगा तो फाइनली इन प्रेगनेंसी में क्या नहीं हो रहा है, इन प्रेगनेंसी में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं हो रहा है, और इस दौरान क्या भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो ये जो हमने सारा पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है, इसमें इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।